हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी डीडीए जेई का पेपर हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो पेपर दिया होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आपको यहाँ सोल्यूशन देने वाला हूँ। ये उन लोग के लिए हेल्पफुल होगा जो अभी आगे आने वाला एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस लेवल का पेपर आया था और किन पोर्शंस पे आप फोकस करके अपने मार्क्स को जो है वो स्कोर कर सकते हो। मेरे पास अभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं उनके बिहाफ में अगर मैं कंक्लूड करूँ तो क्वेश्चंस का लेवल एकदम स्टैंडर्ड था। मतलब जो आप लोग अक्सर नोट्स वगैरह में पढ़ते हो या एग्जाम्स की तैयारी करते समय जो आप क्वेश्चंस लगाते हो, उन्हीं में से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिले थे। कहने का मतलब है कि आप अगर बेसिक लेवल से या एडवांस लेवल तक भी पढ़े हो, पूरा कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं मिल पाया है। पर हाँ, उन क्वेश्चंस को देख के अपन ये बता सकते हैं कि ये चीज़ गिवन था और इसके बिहाफ में आपको क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, तो आपको बस एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एफएम का। क्या बोलता है यहाँ पर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो हम वैसे ही तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं। इनमें अपन यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी का मतलब होता है कि अगर आप अपनी बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट देते हो, सो बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जिस पोजीशन पे आपने उसको डिस्प्लेस किया था, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कैपेबिलिटी रखता है। तब मैं बोलूंगा कि मेरी जो ये बॉडी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपका मेटा सेंटर के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, मेटा सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा कि अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई करता है, तो आपकी ये जो बॉडी होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मेटा सेंट्रिक हाइट निकल के आनी चाहिए वो पॉजिटिव निकल के आनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊं तो इसके सोल्यूशन के हिसाब से जो हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट होता है, मेटासेंट्रिक हाइट जिसको आप लोग जीएम बोलते हो, शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब है आप ऐसा बोल सकते हो कि जीएम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, विच इंप्लाइज दैट बीएम माइनस बीजी, तो मेटासेंट्रिक रेडियस माइनस डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वैल्यू आपका बड़ा निकल के आना चाहिए जीरो से, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि आपकी जो बॉडी है वो कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने मिला होगा जब आप यहाँ पर पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो आपको एल इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है। तो एक कॉलम आपने कंसिडर किया, इस कॉलम के दोनों ही एंड यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर दोनों एंड फिक्स्ड होते हैं तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एल इफेक्टिव जो होता है दिस इज इक्वल्स टू एल बाई टू। अब चारों कंडीशन आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अगर हमारा दोनों एंड हिंज्ड होता तो एल इफेक्टिव का वैल्यू एल के बराबर हो जाता। दोनों एंड फिक्स्ड है तो एल इफेक्टिव का वैल्यू एल बाई टू है। एक एंड आपका फिक्स्ड है, एक एंड आपका हिंज्ड है, वहां पर वैल्यू आती है एल बाई रूट टू। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अनदर एंड इज फ्री, तो वहां पर वैल्यू आती है 2l। तो आपको हर एक कंडीशन के लिए वैल्यूज यहाँ पर पता होने चाहिए और बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है जो आप लोग हमेशा पढ़ के जाते हो, हर एग्जाम के लिए पढ़ते हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हो सकता है इनकम्प्लीट हो, अगर आपके पास एक्चुअल डेटा होगा क्वेश्चन का तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। जो हमसे बात किया स्टूडेंट ने उससे बस इतना बोला, सर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD बार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस फॉर HYSD बार शैल बी। अब इसके बारे में आपको जानकारी ये है कि जो हमारी प्लेन बार्स होती हैं, हमारी प्लेन बार्स जो होती है, अगर इसके कंपैरिजन में मैं HYSD बार को देखूं, ठीक है, HYSD बार्स को देखो तो यहाँ पर आपको 60% का फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बॉन्ड स्ट्रेस फॉर HYSD बार इज कंसिडर्ड टू बी 60% ऑफ प्लेन बार्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू टेंशन। लेकिन अगर आप कंप्रेशन की बात करते हो तो एक 25% का फैक्टर भी आ जाता है।
तो मतलब 60% वैल्यू आप बढ़ा देते हो यहाँ पर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 60% बढ़ जाती है अगर टेंशन की बात करो। और अगर कंप्रेशन की भी बात करो और HYSG की भी बात करो तो 25% आप और बढ़ा देते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा डेटा बता देता हूँ, जैसे आपको IS कोड का टेबल भी पता होगा। अलग अलग जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है इसके लिए आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पता भी रहती है। तो जैसे कि आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, M25 होता है, M30 होता है, M35 होता है, M40 एंड अबव, है ना। तो ये आपके कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं। इसके बाद एक टेबल और बनना चाहिए, M40 एंड अबव। ठीक है, तो ये आपको IS कोड में टेबल दिया रहता है। इसके लिए टाउ BD का जो वैल्यू होता है न्यूटन पर mm² में कितना होता है, ये 1.2 होता है, ये 1.4 होता है, ये 1.5 होता है, 1.7 होता है, 1.9 होता है। ये जो टेबल मैंने आपको बना के दिखाया है ये हमारी प्लेन बार्स के लिए है। अगर यही आप HYSG के लिए कंसिडर करोगे तो फॉर HYSG आप सारी वैल्यूज में क्या करोगे, फॉर HYSG आप सारी वैल्यूज में 1.6 का फैक्टर जो है ये मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 60% आप इसको और बढ़ा दोगे। और अगर सेम चीज आपको कंप्रेशन में दिया जाए तो इसके साथ आप लोग एक 1.25 का फैक्टर और मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मुझे एग्जैक्टली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता नहीं है कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहा है, पर सवाल जो था वो ऐसे ही था। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड सवाल पूछे, तो उसका भी मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। तो 0.87 FY5 डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD, ये हमारा रिलेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट लेंथ। तो अब सवाल जैसा भी दिया हो आपको, चाहे ये दिया हुआ हो चाहे ये दिया हुआ हो, यहाँ पर जब भी आप टाउ BD का वैल्यू कंसिडर करोगे आपको 60% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1.6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HYSG बार्स के लिए। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, इस नंबर पे आप लोग मुझे टेलीग्राम करके भी क्वेश्चंस का डेटा बता सकते हो। शाम को भी जो पेपर होने वाला है आप उसके लिए भी मेरे को यहाँ पर डेटा जो है वो बता सकते हो। ठीक है, ये नंबर पे टेलीग्राम मैसेज ड्रॉप कर देना और मुझे प्लीज क्वेश्चंस जो आप लोग के दिमाग में है वो मुझे बता देना। एग्जैक्ट वैल्यू भी अगर आपको मालूम है तो भी आप मुझे बता सकते हो। अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा पर हमारे पास मिसिंग है। सवाल में आपको गामा डी का वैल्यू दिया हुआ था, वाटर कंटेंट का वैल्यू दिया हुआ था, आपसे गामा बल्क निकालने बोला है। तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन आप लोग यूज करते ही हो कि गामा डी इक्वल्स टू गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो अगर ये पता है और ये पता है, यहाँ से गामा बल्क का जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गामा बल्क ही निकालना था आपको। ये दोनों चीजें दिया हुआ था सवाल में, वैल्यूज कितनी है आप मुझे बता देना। बस मैं आपको फैमिलियर बना दे रहा हूँ कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो। मेक श्योर कि कैलकुलेशन प्रोसेस आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि एज पर मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला व्हाट इज द एन वैल्यू, एन मतलब होता है इम्परफेक्शन इंडेक्स। तो एज पर मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला एन का वैल्यू होता है 1.4, अगेन स्टैंडर्ड है IS 800 के हिसाब से। ठीक है, एन मतलब होता है इम्परफेक्शन इंडेक्स, उसका वैल्यू कितना है यहाँ पर 1.4। अब यहाँ पर रिडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द कॉलम से भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पर इतना टेक्निकल गया है ये। तो रिडक्शन कोएफिशिएंट का आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी, या फिर 1.25 माइनस एल इफेक्टिव बाय डी। इनमें से जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आती है वो आपको कंसिडर करनी पड़ती है अपने फॉर्मूले में। ठीक है, तो वेन एवर वी आर डूइंग द कैलकुलेशन द मिनिमम वैल्यू विच इज बीइंग कमिंग, तो ये आप एक बार बी के लिए लोगे, एक बार लीस्ट लेटरल डायमेंशन के लिए लोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे आपका रिडक्शन कोएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा, कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया होगा। एल इफेक्टिव सबसे पहली चीज आपको देखनी पड़ती है कि आपके कॉलम की जो एंड कंडीशंस है वो कैसी है, उसके हिसाब से एल इफेक्टिव बताते हो आप। बी और डी का वैल्यू आपके पास होता ही है, उसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर रिडक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो बता देते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद और आया था, उसने IS कोड पूछा था फॉर प्री स्ट्रेस, फॉर प्री स्ट्रेस प्रैक्टिस।
तो आपको पता ही है ये होता है हमारा IS 1343। IS 1343 होता है। गलती से भी यहाँ पर IS 13920 मत करके आ जाना, वो सीस्मिक लोडिंग के लिए रहता है। IS 1343 जो रहता है ये आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट के प्रैक्टिस के लिए रहता है। ठीक है, तो अगेन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आता है मुझे ये नंबर पे टेलीग्राम कर दीजिएगा, मैं यहाँ से हेल्प कर दूंगा आप लोग की। और जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं अगर उनका भी डेटा अवेलेबल है आपके पास तो मुझे प्लीज बता दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।